Assalamualaikum. Today we are discussing about the vectorial form of the Coulomb law. तो आज हम Coulomb law की वेक्टर फॉर्म डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है ये बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इसमें आपको तीन मकसद बताए जाएंगे, Coulomb law के तीन पर्पस बताए जाएंगे। यानी कि आज का जो लेक्चर है इसमें तीन बेसिक कॉन्सेप्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे। वो कौन कौन से हैं? पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हम यहाँ पर फाइंड करेंगे वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ द Coulomb लॉ। तो जो इसका पहला स्टेप है या इसका पहला कॉन्सेप्ट है उसमें हम देखेंगे कि जो वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ Coulomb लॉ है वो किस तरह है और कैसे अखज़ की जाती है। इसी तरह इसका जो सेकंड स्टेप है, तो सेकंड स्टेप में हम देखेंगे कि ये जो वेक्टोरियल फॉर्म है या Coulomb लॉ है, तो ये न्यूटन्स लॉ को, जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है उसको ओबे करता है या नहीं करता। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है, तो हम इसको प्रूव करेंगे कि किस तरह ये ओबे करता है। इसी तरह जो लास्ट कॉन्सेप्ट है, थर्ड इसका जो प्रॉपर्टी है, जो थर्ड इसका पर्पस है वो ये है कि इसमें हम देखेंगे ये जो वेक्टोरियल फॉर्म है या Coulomb लॉ है, तो जो Coulomb लॉ है ये रिलेटिव परमिटिविटी पे डिपेंड करता है या नहीं करता। कि जब हम इसमें कोई इंसुलेटर ऐड करते हैं या डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं या कुछ भी यूज करते हैं फ्री स्पेस के अलावा, वैक्यूम के अलावा, तो उस वक्त फोर्सेस पर क्या असर पड़ता है? आया कि फोर्सेस इंक्रीज हो जाती हैं या फोर्सेस डिक्रीज हो जाती हैं या उन पर कोई असर नहीं पड़ता। तो आज तीन बेसिक मकसद हमारे इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के। तो पहले देखते हैं कि पहला क्या है। तो फर्स्ट हमारे पास है वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ दी Coulomb लॉ। तो इसके लिए सपोज दैट मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, यानी कि दो चार्ज हैं, एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है। तो यहाँ पर ये दोनों चार्जेस हैं। जैसे कि पहले लेक्चर में बताया था कि जो Coulomb लॉ है ये म्यूचुअल फोर्स है। ये म्यूचुअल फोर्स होने की वजह से जब एक चार्ज दूसरे पर फोर्स लगाता है तो दूसरा भी क्या करेगा, पहले पर फोर्स लगाएगा। इसलिए यहाँ पर ये जो दोनों चार्जेस हैं ये एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, तो इसकी मदद से हम इसकी वेक्टोरियल फॉर्म फाइंड करेंगे। तो लेट्स सपोज दैट वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2। तो यहाँ पर ये जो दोनों चार्ज हैं, फिगर ए में देखें, ये जो मेरे पास चार्ज है Q1 और Q2, तो यहाँ पर क्या है, जो Q1 है वो क्या करता है, Q2 पर फोर्स लगाता है। इसका मतलब है ये जो Q1 चार्ज है Q2 पर फोर्स लगाएगा, उसकी अपनी एक फील्ड है जिस पर वो क्या करता है, फोर्स लगाता है। और जब फोर्स लगाता है तो हमारे पास फोर्स आ जाती है F21। अब इसी तरह वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर के लिए हम डायरेक्शन को भी शो करते हैं। तो वेक्टर के लिए हम क्या यूज करते हैं, आर यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। तो वो क्या है, R21 हमारे पास आ जाए, क्योंकि 21 फोर्स के साथ भी है तो इसके साथ भी क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए F21 फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाय Q1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, Q2 पर फोर्स एक्सर्टेड हो रही है, फोर्स लग रही है, किसकी वजह से, Q1 की वजह से। ये जो Q1 चार्ज है ये फोर्स लगा रहा है Q2 पर। तो पहले हमारे पास F21 आ जाएगा, जिसका मतलब क्या है कि ये जो चार्ज है Q2 पर फोर्स लगा रहा है, कौन सा चार्ज लगा रहा है, Q1 चार्ज फोर्स लगा रहा है। तो F21 इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाय Q1, यानी कि इस पर फोर्स लग रही है, इस पर फोर्स लग रही है और कौन लगा रहा है, Q1 चार्ज फोर्स लगा रहा है। इसी तरह फिगर 2 में देखें तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास ये जो Q2 चार्ज है ये फोर्स लगाएगा Q1 पर। क्यों फोर्स लगाएगा, जैसा कि बताया है कि ये जो फोर्स हमारे पास है Coulomb फोर्स है, ये म्यूचुअल फोर्स है। तो म्यूचुअल फोर्स होने की वजह से ये एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, तो इसलिए अब इस पर फोर्स लगेगी, कौन लगाएगा, Q2 लगाएगा Q1 पर फोर्स, उसे नाम देंगे F12 का। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, F12 फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 बाय Q2। तो Q1 पर भी फोर्स लग रही है Q2 चार्जेस की वजह से। अब जो हमारे पास R21 है, तो R21 इसकी डायरेक्शन में शो कर रहा है वेक्टोरियल फॉर्म के लिए। तो इसी तरह F12 के साथ भी क्या आएगा, R12 आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा जो उसकी डायरेक्शन को बता रहा है कि चार्ज जो है Q1 जो है वो।
तो R12, ये जो R12 है यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर बता रहा है डायरेक्शन के बारे में बता रहा है कि जब Q हमारे पास 2 है वो 1 पर फोर्स लगाएगा, जब Q2 1 पर फोर्स लगाएगा तो उसकी डायरेक्शन के बारे में बताएगा, जैसा कि इसने पहले फोर्स की डायरेक्शन के बारे में बताया था। इसी तरह हमारे पास F12 किसके बराबर है, तो कूलम लॉ को हम यूज करेंगे। कूलम लॉ बराबर होता है F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर और साथ क्या आएगा R12। ये जो यूनिट वेक्टर है ये बता रहा है इस वक्त जो फोर्स लग रही है वो Q2 पर फोर्स लग रही है Q1 की वजह से। Q1 जो है फिगर 1 में, ये जो Q1 है Q2 पर फोर्स लगा रहा है, तो यूनिट वेक्टर ये शो कर रहा है जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही है। तो इसी तरह हमारे पास आ जाएगा R21 इज इक्वल टू माइनस R12। चूंकि दोनों चार्जेस जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं दोनों के ऊपर, यानी कि जो Q1 है वो Q2 पर फोर्स लगाएगा, Q2 क्या करेगा Q1 पर फोर्स लगाएगा, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। जैसे ये Q1 है ये Q2 है, या फर्ज कर लें ये Q1 है और ये Q2 है, तो जब ये फोर्स लगाए इसके ऊपर इसकी डायरेक्शन ये वाली होगी, इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगाएगा इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। इसी तरह जब ये फोर्स लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है। इस वजह से यहां पर डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से हम साथ यूज करेंगे नेगेटिव साइन। ये जो नेगेटिव साइन है ये बता रहा है कि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। इसी तरह F12 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R का स्क्वायर माइनस R12। यानी कि यहां पर तो आना चाहिए था R21, तो हमें पता है R21 किसके बराबर है माइनस R12 के बराबर है। तो इसके बराबर होने की वजह से हम क्या करेंगे दोनों फोर्सेस को कंपेयर कर सकेंगे, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया था कि इस वेक्टर में सेकंड हमारा पर्पस क्या होगा, सेकंड पर्पस था कि आया कि ये जो कूलम्ब फोर्स है क्या ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ओबे करती है या नहीं करती है, तो इसके लिए हमने ये यूज किया है। अभी इस तरह F12 F21 किसके बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R का स्क्वायर माइनस R12। अब ये जो माइनस है ये मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये माइनस मेरे पास कॉमन आ गया। इसी तरह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R का स्क्वायर R12। तो ये तो वैल्यू नहीं इसकी F12 की वैल्यू है ये वाली, तो इसका मतलब है इसकी जगह मैं 12 लिख सकता हूँ, F12 मैं इसकी जगह इजीली लिख सकता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा F21 इज इक्वल टू माइनस F12। तो ये क्या शो कर रहा है दोनों फोर्सेस ही हैं हमारे पास, दोनों की दोनों फोर्सेस ही हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन है। ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से ये क्या कर रही है न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे कर रही है, और न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पर क्या हो रहा है फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब है ये जो कूलम्ब लॉ है ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ओबे करता है। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या था कि किसी जिस्म पर लगने वाली फोर्सेस या किसी जिस्म पर लगाई गई फोर्स की वजह से उसमें जो डायरेक्शन होती है उसकी ऑपोजिट होती है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा सेम होगा। जो न्यूटन थर्ड लॉ है उसके मुताबिक जब किसी जिस्म पर फोर्स लगाते हैं, जब उस जिस्म पर फोर्स लगेगी तो उन दोनों की जो फोर्सेस होंगी वो उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी ऑपोजिट होगी। तो हमारे पास F21 बराबर आ गया माइनस F12। ये जो माइनस है ये यहाँ पर ये बता रहा है कि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है जबकि डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है। इसी तरह लास्ट हमारा पर्पस है उसकी तरफ बढ़ते हैं। लास्ट पर्पस क्या है, लास्ट में हमने बताना है कि जो कूलम्ब फोर्स है जब आप फ्री स्पेस में इसको यूज करते हैं उस वक्त इसका असर क्या होता है। जब हम इसको यूज करेंगे स्पेस में यूज करेंगे वैक्यूम में यूज करेंगे तो उस वक्त इसका असर क्या होता है, कैसे इसकी वैल्यू आती है और ये क्या काम करती है। लेकिन जब हम यूज करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि जब हम इस्तेमाल करेंगे कोई इंसुलेटर यूज करेंगे या कोई डाइलेक्ट्रिक यूज करेंगे तो उस वक्त ये इसका असर कैसा होगा, इसका रिजल्ट कैसा होगा। तो जब रिलेटिविटी परमिटिविटी इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त इसकी फोर्सेस में कमी आ जाती है, इसकी फोर्सेस कम हो जाती है। यानी कि जब दो फोर्सेस आपके पास हैं और वो यानी दो चार्जेस आपके पास हैं तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं और अगर दरमियान में आप क्या
तो जब दो चार्जेस पर ये फोर्स लगती है, कूलम फोर्स जब दो चार्जेस पर लगती है, अगर उन दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम यूज करेंगे या डाइलेक्ट्रिक यूज करेंगे या कोई इंसुलेटर यूज करते हैं, तो आया उस वक्त इसकी फोर्सेस में क्या असर होता है? क्या फोर्स कम होती है या फोर्स ज्यादा हो जाती है या फोर्स पर कोई असर नहीं पड़ता? तो याद रखें, जब हम चार्जेस पर फोर्स लगती है तो उस वक्त इन दोनों के दरमियान अगर कोई डाइलेक्ट्रिक रख देंगे या कोई मीडियम रख देंगे या कोई इंसुलेटर रख देंगे, तो उस वक्त उनकी फोर्सेस में कमी वाक़या हो जाएगी, उनकी फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहां से इक्वेशन से देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है। तो F प्राइम इज इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे पास ये उसका फार्मूला है कूलम्ब फोर्स का, वो इसके बराबर है। अब हमने क्या करना है, इन दो चार्जेस के दरमियान, ये जो दोनों चार्जेस हैं इनके दरमियान डाइलेक्ट्रिक यूज करेंगे। डाइलेक्ट्रिक से मुराद क्या है? कोई इंसुलेटर, कोई गत्ता वगैरह इसमें एडजस्ट कर देंगे, तो उस वक्त उसका असर क्या होगा? तो उसकी फोर्स कम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें 1/एप्सिलॉन R, दिस इज द परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। इसे हम क्या कहेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी कहेंगे, जो कि इंसुलेटर की वजह से आई है। तो 1/एप्सिलॉन R, तो ये वैसे फोर्स आ जाएगी 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस फोर्स का फार्मूला आ गया। तो F प्राइम किसके बराबर आ गया? 1/एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद साथ क्या F आ गई, क्योंकि F इसके बराबर है और इसकी जगह मैं F लिख सकता हूं। अब इसी तरह ये नीचे डिवाइड है, रिलेटिविटी परमिटिविटी यहाँ पर डिवाइड है, तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब इधर मल्टीप्लाई होगी तो ये जो F प्राइम है ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? रिलेटिव परमिटिविटी की इक्वेशन आ गई, किसके बराबर है? F ओवर F प्राइम। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास न्यू फोर्स हासिल हुई है, न्यू फोर्स वो कम हो गई है, वो कम हो गई है। कैसे कम हो गई है कि ये F प्राइम किसके बराबर है? 1/एप्सिलॉन R। तो ये डिक्रीजिंग में आया, उसको डिक्रीज कर रहा है, डिनोमिनेटर में आया। जितना भी आंसर इसका आएगा, जब उसके नीचे डिवाइड करेंगे तो उस वक्त हमारे पास फोर्स जो होगी, हमारी न्यू फोर्स, वो कम हो जाएगी। तो इससे क्या रिजल्ट निकला, इससे क्या हमें नतीजा निकला, वो ये है कि जब भी दो चार्जेस के दरमियान हम यूज करेंगे किसी मीडियम को, किसी इंसुलेटर को, किसी डाइलेक्ट्रिक को यूज करेंगे, तो फोर्सेस क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी, फोर्सेस रिड्यूस हो जाएंगी। तो ये हमारे पास रिलेटिविटी परमिटिविटी है। अब ये इसकी डेफिनेशन क्या है? तो ये निस्बत है दोनों फोर्सेस के दरमियान। ये जो दोनों फोर्सेस हैं, एक पहले वाली फोर्स है और दूसरी न्यू फोर्स है जब हमने डाइलेक्ट्रिक यूज किया था। तो ये उन दोनों के दरमियान रेशो के बारे में बताती है, जिसे हमने नाम दिया रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये उन दोनों की रेशो के बारे में बयान करती है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट थे जो कि कूलम्ब लॉ के हवाले से थे। कूलम्ब लॉ क्या, कूलम्ब लॉ किस तरह से वेक्टोरियल फॉर्म की होती है, और क्या कूलम्ब लॉ वाकई ओबे करता है थर्ड लॉ को, न्यूटन थर्ड लॉ को। तो आपने देखा कि वाकई जो कूलम्ब लॉ है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और वो न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है। और इसी तरह जब इसमें हम रिलेटिविटी परमिटिविटी ऐड करते हैं तो फोर्सेस क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। थैंक यू।